नथिंग फोन 2 फाइनली हमारे हाथ में आ चुका है और 24 घंटे में ये मेरे को डिलीवर हो गया था ऑर्डर करने के बाद। वैसे इसका प्राइस 23-24 हजार रुपए है और इस फोन को यूज करते मुझे 12 घंटे हो चुके हैं। और एक चीज से मैं कहना चाहूंगा कि भाई मैं अपने शब्द वापस लूंगा, क्योंकि मैंने ट्वीट करा था जब रेंडर्स आए थे कि इसका डिजाइन मुझे कतई अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर भाई रियलिटी के अंदर जिस प्राइस पॉइंट पे फोन आया, मेरे को डिजाइन अब रियल में काफी इंप्रेसिव लग रहा है और स्पेशली ये व्हाइट कलर। एंड हम लकी भी रहेगी इस बार भाई व्हाइट कलर सेल पे था, क्योंकि नथिंग फर्स्ट सेल में यही चाल खेलता था ना कि व्हाइट कलर हायर वेरिएंट में लाता था, लेकिन इस बार व्हाइट कलर हमें बेस वेरिएंट में मिल गया। अभी देखो फोन का लुक बहुत ज्यादा शानदार है और बैक में ना काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि ग्लास है क्या, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि भाई प्लास्टिक बिल्ड है इसकी पूरी। बैक में प्लास्टिक है, साइड का फ्रेम प्लास्टिक है और ये जो व्हाइट कलर के साथ इन्होंने ब्लैक कॉम्बिनेशन यूज करा है ना, ये भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। जो बटन्स में इन्होंने ब्लैक कलर यूज करा है। बाकी यहाँ पर जैसे कि ग्लास नहीं है तो जब हाथ में लेते हैं तो लगता है कि जिस प्राइस पॉइंट पे है वैसी इन हैंड फील प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन लुक वाइज भाई बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है। बाकी आप बताना आपको इसका लुक कैसा लगा। और नथिंग की जैसे एक पहचान है ग्लिफ लाइट, तो इसके अंदर भी ग्लिफ लाइट मिलती है जो कि वॉल्यूम कम ज्यादा करने पे काफी अच्छे से रेस्पॉन्स करती हैं। कॉल आई मैसेज आए उस टाइम पर भी बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं और 2 थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी काम करती हैं। आपको पता ही होगा, एक उबर और एक जोमेटो। बता देते हैं ना कितनी देर में हमारा खाना आएगा, कैब आएगी। लेकिन जैसे इनके भाई दूसरे फोन है ना नथिंग के, उनमें रिकॉर्डिंग लाइट भी मिलती है, इसके अंदर वो मिस है। तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर ये कॉस्ट कटिंग करी है। और हैप्टिक्स भी भाई इस फोन के काफी अच्छे हैं, जब आप टाइप वगैरह करोगे ना बहुत बढ़िया मिलते हैं। अब जैसे फ्रंट से ये फोन मैंने देखा ना, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं। अब जनरली पहले क्या होता था, इस प्राइस रेंज के फोनों के अंदर मोटे मोटे बेजल चिन्ह मिलते थे, लेकिन अभी सारी कंपनियों ने भाई शिफ्ट करा इतने पतले कम बेजल चिन्ह वाले फोनों पर। तो यहाँ पर भी काफी इवन कम बेजल चिन्ह मिलते हैं और ये सुपर एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, फुल एचडी डिस्प्ले है और इसकी पीक ब्राइटनेस एचडीआर कंटेंट स्ट्रीम करते हुए 1300 निट्स की मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आप YouTube में तो एचडीआर में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एचडीआर कंटेंट स्ट्रीम नहीं किया जा सकता अभी। में भी अपडेट के बाद आगे देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि हमें YouTube वगैरह पर तो मिल ही रहा है। तो यहाँ पर बस एक अपडेट की जरूरत है। लेकिन एचडीआर कंटेंट स्ट्रीम करते हुए मैंने थोड़ा सा अजीब चीज एक नोट करी, वो ये है कि किसी एचडीआर कंटेंट के टाइम पर ना ये स्किन टोन को काफी ज्यादा रेड कर देता है, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन के अंदर ये एचडीआर कंटेंट सही कलर कैलिब्रेशन के साथ शो करता है। और मैक्सिमम टाइम जितना भी हमने इसके अंदर कंटेंट इन 12 घंटों में देखा है ना, मेरे को डिस्प्ले कैलिब्रेशन ठीक लगी है। बस यही रेड टोन वाला कहीं कहीं पर थोड़ा सा इशू आ जाता है। और जैसे नथिंग फोन 1 के साथ एक दिक्कत थी ना कि भाई 4K प्लेबैक नहीं होता था YouTube पर, तो भाई ये फोन 4K प्लेबैक अच्छे से हैंडल कर लेता है। कोई जिटरिंग फ्रेम ड्रॉप मेरे को नहीं मिले उस टाइम पर। और जो विजिबिलिटी है इसकी, लाइक जनरली क्या होता है जब हम कैमरा यूज करते हैं ब्राइटनेस ड्रॉप होती है, उसके बाद धुंधले हो जाते हैं फोन, तो यहाँ पर ड्रॉप ये भी करता है, लेकिन विजिबिलिटी फिर भी ठीक रहती है, देखने लायक। और इसके अंदर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर मेरे को इसकी स्पीड और रिकॉग्निशन काफी ठीक लगी है। बाकी 120 हर्ट्ज पैनल पर चलें तो यहाँ पर 3 मोड मिलते हैं। अब मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जैसे वीवो के अंदर भी हमने देखा था डायनेमिक रिफ्रेश रेट या स्मार्ट स्विच बोल दें, तो यहाँ पर इसी तरीके से 3 मिलते हैं। एक तो डायनेमिक रिफ्रेश रेट, हाई और स्टैंडर्ड। डायनेमिक में जनरली क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से रिफ्रेश रेट स्विच हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर एप्लीकेशन डायनेमिक में लगाने के बाद 90 हर्ट्ज में ही चलती हैं। सिर्फ 60 हर्ट्ज जब लगेगा जब आप फोन को टच नहीं कर रहे हो, और सेटिंग्स जैसी एप्लीकेशन में 120 हर्ट्ज परफॉर्म करता है इसमें। अब जिसकी वजह से काफी सारी एप्स में उतनी अच्छी स्मूथनेस फील नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आपको स्मूथनेस चाहिए और बैटरी बैकअप भी ठीक रखना है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हाई पर लगा के रखो, क्योंकि हाई पे लगाने के बाद मैक्सिमम एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज पे चलेंगी और जब आप फोन को नहीं चला रहे तो उस टाइम पे 60 हर्ट्ज पे लग जाएगा, तो बैटरी कंजप्शन भी मेंटेन रहती है इससे। लेकिन अब आती है एक ऐसी चीज जिसकी वजह से इस पे थोड़े से क्वेश्चन उठ जाते हैं, जैसे इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज है, DDR4X रैम है। अब जनरली इस प्राइस पॉइंट पे कंपनियां इससे बेटर हार्डवेयर देने लगी हैं, और हार्डवेयर छोड़ो ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई ये भी चल जाएगा। बट यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के साथ भी अच्छा सीन नहीं है, क्योंकि ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की एनिमेशन मेरे को लगा है थोड़ी सी और स्मूथ हो सकती थी, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट वाले फोनों के अंदर बेटर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग मिलती है आज के टाइम पे। और रैम मैनेजमेंट का भी जो मेरे को ऑप्टिमाइजेशन है उसमें गड़बड़ लगी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 ही एप्लीकेशन चलाई थी। यूट्यूब पर मैंने 4K की 2-4 वीडियो देखी थी, उसके बाद जब मैं नेटफ्लिक्स पे गया तो इसने फिर से ऐप को रीलोड करा, जो कि काफी स्ट्रेंज था, क्योंकि मैंने अभी तक इस प्राइस के फोनों में ये वाली दिक्कत जनरली नहीं देखी है, वो भी 3 ऐप के अंदर। तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट को भी डेफिनेटली ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, और यहाँ पर कह सकता हूं कि मैं नॉर्मल यूजेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा जैसे कि इसके अंदर भाई आपको पता है Dimensity 7200 प्रो प्रोसेसर है। अब हमारे कार्ल भाई की एक आदत रही है, मतलब प्रोसेसर ये पुराने यूज करेंगे लेकिन उसे ऐसे तोड़ मरोड़ के अपने नाम से ले आएंगे, हमने पहले भी देखा है। और ऑप्टिमाइजेशन उतनी अच्छी होती भी नहीं जितना कि वो नाम से लाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे फोन के लिए एक अलग से प्रोसेसर बना के दिया है कंपनी ने, लेकिन ये बिल्कुल सेम प्रोसेसर है जैसे कि MediaTek Dimensity 7200 है। तो प्रो लगाने से कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर जो स्कोर्स हैं हमने Antutu देखा,
करीब करीब आपको 7 लाख के आसपास का स्कोर मिलने वाला है, क्योंकि हमें भी वही मिला है। 3D मार्क के अंदर जो फ्रेम रेट्स हैं वो काफी स्टेबल थे 31, लेकिन ये 31 इन्होंने लिमिट करे हुए हैं जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि 31 के ऊपर बढ़े ही नहीं इस टेस्ट के अंदर। मैंने देखा है कि 45-60 FPS तक मिल जाते हैं इस टेस्ट में, इस प्राइस पॉइंट के फोनों के अंदर। बट एक बात कमाल थी कि फोन हीट नहीं हुआ, तो मेरे को ये लग रहा है कि इन्होंने हीटिंग कंट्रोल करने के चक्कर में ना फ्रेम रेट्स को लिमिट करके रखा है ताकि फोन हीट ना हो और ज्यादा बदनामी भी ना हो। या हो सकता है कि इसके अंदर भी ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, क्योंकि हमने गेमिंग करी BGMI में, आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन सिर्फ स्मूथ के अंदर मिलता है, उसके ऊपर 45 FPS में गेम प्ले कर सकते हो, और स्मूथ में भी जब आप गेम प्ले करोगे तो डोंट वरी ब्रो, आपको 45 to 55 FPS ही मिलने वाले हैं, और उतना मजा भी नहीं आता यहाँ पर। अगर मैं इस सेगमेंट के दूसरे फोन देखूं, लाइक पोको देखूं, रेडमी देखूं, तो इससे तगड़ा गेम प्ले मिलता है। तो गेमर्स के लिए तो मैं कहूंगा भाई इससे दूर रहना फोन से, क्योंकि इंटेंस सिचुएशन में ना भाई इसके जो फ्रेम रेट्स हैं 40 FPS तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दूसरा वाला बंदा कब गोली मार के जाएगा पता नहीं लगेगा। अब इसकी ये 2 आंखों वाली चीजों की बात कर लेते हैं, तो इसमें 50-50 मेगापिक्सल के 2 कैमरा है, एक मेन कैमरा है, दूसरा अल्ट्रा वाइड है। फ्रंट 32 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा 1080p 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। भाई स्टेबलाइजेशन प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी मिली है, लाइट कंट्रोल अच्छा है यहाँ पर। मेरे को ऑल ओवर फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी लगी है। इवन फ्रंट कैमरे की अगर फोटो देखूं ना, तो इंडोर कंडीशन के अंदर भी मेरे को स्किन टोन बहुत अच्छा लगा, पोर्ट्रेट फोटोज काफी अच्छी ले लेता है, और सेम ही मेरे को आउटडोर कंडीशन में मिला है। और डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल भी अच्छा है, नॉर्मल और पोर्ट्रेट फोटो दोनों के अंदर। लेकिन जैसे ही हमने इस फोन को पलटाना, इसी तरीके से इसके बैक कैमरा भी पलट जाते हैं। यहाँ पर नॉर्मल फोटोज तो अच्छे से क्लिक करते हैं, जैसे कि आप विदाउट पोर्ट्रेट मोड फोटो क्लिक करोगे तो ये ज्यादातर कंडीशन में स्किन टोन भी अच्छा दिखाएगा, डिटेल्स भी आपको बेटर मिल जाएंगी, इवन इंडोर के अंदर भी सही है। लेकिन जैसे आप पोर्ट्रेट फोटो लगा दोगे तो यहाँ पर हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे, एक तरफ नॉर्मल फोटो है, दूसरी तरफ पोर्ट्रेट फोटो है, सेम सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा इसने फ्लैट स्किन टोन कर दिया है, एज डिटेक्शन बिल्कुल भी वर्थ नहीं है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और पोर्ट्रेट फोटो लगाते जो सॉफ्टवेयर है ना, वो बहुत ज्यादा गोरा करने की कोशिश करता है, और हर एक सिचुएशन के अंदर यही दिक्कत मिली है। मैं कह सकता हूं कि वर्स्ट पोर्ट्रेट मोड मिलता है इस फोन के अंदर, और इसे मेजर अपडेट की जरूरत है। और कमाल की बात बता दूं, जैसे ही मैंने फोन बॉक्स से निकाला था ना, इसकी एक कैमरा अपडेट आई हुई थी, उसके बाद ये फोटो क्लिक करी गई है। बाकी इंडोर के अंदर भी सेम सीन मिला है। और अल्ट्रा वाइड के अंदर दिक्कत यह है कि मेन सब्जेक्ट को फोकस में ना लेके बैकग्राउंड को ज्यादा फोकस में ले लेता है। तो कैमरास के लिए मैं कह सकता हूं फ्रंट कैमरे का तो बहुत सॉलिड है, लेकिन बैक कैमरा वर्स्ट है। और इसमें एक मोड हो रहा है 50 मेगापिक्सल को आप डिजिटल जूम करके ना 2x पोर्ट्रेट में फोटो क्लिक कर सकते हो, वहां पर एज डिटेक्शन ठीक है, लेकिन वही दिक्कत आती है कि स्किन टोन बेकार कर देता है और काफी ज्यादा ब्लोन आउट कर देता है। बाकी इस एलियन जैसे दिखने वाले फोन के अंदर 5000 mAh का बैटरी डाल के दिया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट वाले फोनों के हिसाब से बढ़िया है। जनरली दूसरे फोन भी यही दे रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देते हैं 6000, बट 5000 भी अच्छा है। और 5000 के हिसाब से इसकी जो इन हैंड फील है वो भी बढ़िया मिल रही है, और 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि नथिंग को देना था फ्लैगशिप एक्सपीरियंस, तो इन्होंने बॉक्स में चार्जर दिया ही नहीं, आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। अब 45 वोल्ट की चार्जिंग के साथ ये फोन करीब करीब 1 घंटे में चार्ज हो जाना चाहिए। और बैटरी बैकअप का बताऊं तो 5000 mAh वाले फोनों के साथ जनरली बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, तो यहाँ पर ही मेरी एक्सपेक्टेशन वही थी। लेकिन अभी मैंने जितना इसे 12 घंटों में यूज करा है, ये मेरे को ओके लग रहा है, कुछ इतना खास नहीं लग रहा है बैटरी बैकअप। तो मैं थोड़ा और अच्छे से बात करूंगा अपने रिव्यू वीडियो के अंदर, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर चैनल पर पहली बार आए और वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे हिसाब से 12 घंटों में जितना मैंने इस फोन को यूज करा है ना, ये फोन उन लोगों के लिए जिनको एक अलग सा दिखने वाला फोन चाहिए, डिस्प्ले बढ़िया चाहिए और एक अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाला फोन चाहिए, वो लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग करते हैं ना, उनके लिए फोन नहीं है। जिनको अच्छे कैमरा चाहिए उनके लिए भी ये फोन नहीं है अभी के लिए। अब हो सकता है बाद में सही कर दें। खैर आप बताना आपकी ओपिनियन क्या है इस फोन के बारे में। अगर आप भी इस फोन को यूज कर रहे हो, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन मैं गाइस वो करे, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFP अनबॉक्स गाइस।